अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, मंगलवार के दिन सर्जरी है मेरी। और यह है कि मेरी तो औकात थी नहीं। आप सबकी मोहब्बत, आप सबकी मेहरबानी, आप सबका सपोर्ट इतना ज़्यादा रहा कि मेरा यह है कि मतलब ऑलरेडी बीमारी आधी रह गई। जब आपको पता हो कि आपके साथ 140 करोड़ लोग मौजूद हैं प्रार्थना के लिए, सपोर्ट के लिए, हर चीज़ के लिए। अजीज़ दोस्तों, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊं जो आप लोगों ने मेरी मदद की उसका हिसाब किताब। तो देखें, मैं गोफंड का ये होता है कि गोफंड में आप जो टारगेट रखते हैं ना, वो एक साथ नहीं दिखाता। पहले 2000 दिखाता है, फिर 5 करता है, फिर 8 करता है, इस तरह बढ़ाता जाता है। तो कुछ लोग ये सोच रहे थे कि ये मैं बढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरी तरफ से नहीं है। मेरा शुरू में ही वो जो टारगेट था वही था। 17,000 पाउंड गोफंड पे आए हैं। मेरा हिसाब किताब कुछ यूँ है कि 8,600 तकरीबन सर्जरी का ख़र्चा है। ऑलरेडी मैं 1280 शायद भर चुका हूँ, क्योंकि कंसल्टेंसी एक बार हुई है उससे, यूरोलॉजिस्ट से। इसके अलावा टेस्ट हुए, क्योंकि वो आपकी सर्जरी से पहले काफ़ी सारे टेस्ट करते हैं। वैसे ही मेरे यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट 3 बार हो चुके हैं, प्लस ईसीजी किया इन्होंने, किडनी और लीवर का टेस्ट, वो सारी चीज़ें की ताकि देखने के लिए कि सर्जरी से पहले देख लें कि कोई और चीज़ तो मसला नहीं। तो भगवान की कृपा से हर चीज़ क्लियर है। तो होपफुली अब मंगल वाले दिन 4 बजे शाम को मेरी सर्जरी है ऑलरेडी। और एक बार जब ये हॉस्पिटल में मैं जाता हूँ ना, तो 35 एक पाउंड आने के और 35 एक पाउंड जाने के कैब के लगते हैं। अब इस हालत में मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे 4 4 बसें, ट्रेनें चेंज करके वो करके जा नहीं सकता। तो ये सब खर्चे हुए हैं, प्लस मेरा पोस्ट सर्जरी जो विज़िट्स होंगे और जो दवाइयाँ होंगी और जो टेस्ट होंगे उसके खर्चे भी होंगे। मेरा आपको पता है कि पिछले 3 महीने से जब से मेरा ये सिचुएशन है, मेरा यूट्यूब भी तकरीबन बंद जैसा ही है। तो खर्चे तो बंद नहीं होते ना भाई साहब। तो ये है कि जो उसमें से 3 4 हज़ार पाउंड बचेंगे, उसमें मैं कम से कम अपना 1 महीने का किराया, हालांकि 2 महीने का ड्यू है, और जो बिल हैं वो सारे भर सकूं आपकी इजाज़त से। तो ये एक दोस्त हैं जो जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपके पास काफ़ी सारे पैसे जमा हो गए, आपके दूसरे मसले भी हल हो जाएंगे। तो ये प्राइवेट सर्जरियाँ और प्राइवेट इलाज होते हैं ना, ये बहुत महंगे हो जाते हैं। तो फिर भी मैं उम्मीद से ज़्यादा मुझे मेरे भारतीय परिवार ने सपोर्ट किया है, और मैं आराम से अब ये अपना मुश्किल वक्त गुजार लूँगा। अब वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ आज? देखें, मैं लेटा रहता हूँ, इधर बिस्तर पे लेटा रहता हूँ। हमारा ड्राइंग रूम ऊपर है, और फिर सेकंड फ्लोर पे बच्चों के रूम है। हमारा बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे है। तो मैं ऊपर भी एक फ्लोर ना होने के बराबर जाता हूँ, यहीं होता हूँ, बच्चे भी यहीं आ जाते हैं, और यहीं हमारी ज़्यादातर बैठक होती है। तो अब लेटे लेटे मैं मोबाइल पे चीज़ें देखता रहता हूँ। तो अब जो मेरा काम है, दिमाग तो चल रहा है, मुंह भी चल रहा है। तो ये है कि मैं कम से कम आपके साथ अपने ख़यालात शेयर करूं। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो शोर हो रहा है ना, वो हो रहा है पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और तुर्की के जो डिफेंस एग्रीमेंट है उसको लेके, कि एक पे हमला तो सब पे हमला वो होगा, और ये और वो। तो ये सब ड्रामे होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इतनी क्लियर आसान नहीं होती जितनी कि वो दिखाई जा रही हैं। एक पे हमला तो सब पे हमला। तो देखें, जब से ईरान अमेरिका का मसला शुरू हुआ है, 50 बार सऊदी अरब पे हमला हो चुका है। ईरान ने भी किए हैं, हूतियों ने भी यमन से किए हैं। क्या पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया? क्या पाकिस्तान ने उसको अपने ऊपर हमला तस्वुर किया? तो हालांकि पाकिस्तान सऊदी अरब का तो ऑलरेडी पुराना एग्रीमेंट चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, ऐसे कई एग्रीमेंट होते रहते हैं। और हुसैन हक्कानी साहब, जो कि पाकिस्तान के अमेरिका में एम्बेसडर रहे हैं, उन्होंने इस पे बड़ा नुक्ता पॉजिटिव जो उठाया है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि इस किस्म के मुआहदे उस वक्त होते हैं जब तीनों का कोई कॉमन एनिमी हो। जैसे नेटो बना था, नेटो इसलिए बना था, 20 कंट्रीज़ का अलायंस था, बाद में अब आज मेरा ख्याल है 32 कंट्रियों का अलायंस है।
नेटो की कंडीशन ये एक पे हमला, सब पे हमला। तो नेटो किसका था? नेटो था उन कंट्रीज़ का जो सोवियत यूनियन और सोवियत ब्लॉक के खिलाफ बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त कोल्ड वार चल रही थी और दो मेजर पावर्स थी। एक थी वेस्ट जिसमें ये नेटो के कंट्रीज थे, और एक था सोवियत यूनियन जिसमें ईस्ट यूरोप और इस तरह के ब्लॉक था। तो उसमें एक कॉमन एनिमी था, तो वो बनाया था। यहाँ पे कॉमन एनिमी कौन है भाई? पाकिस्तान का एनिमी कौन है? सऊदी अरब। इसराइल को पाकिस्तान एनिमी एनिमी करता है। इसराइल से पाकिस्तान का कभी कोई पंगा हुआ नहीं है, ना होगा। ना पाकिस्तान की इतनी औकात है कि वो इसराइल पे हमला करे, ना इसराइल पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा कि पाकिस्तान से इसका लेना देना क्या। इसका मिडल ईस्ट की हद तक है सारा कुछ। और मोरलेस आज पिछले 3 साल से तो आप एग्रेसिव कह रहे हैं इसराइल को, लेकिन अगर आप 80 साल की तारीख देखें तो अग्रेसिव तो नहीं था इसराइल। इसराइल के ऊपर हमले होते रहे हैं और इसराइल ने उसको रिटेलिएट किया है। तो पाकिस्तान का कॉमन एनिमी कौन है? इंडिया। क्या सऊदी अरब इंडिया से लड़ेगा? ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि अगर इंडिया ने सऊदी अरब के साथ ये एग्रीमेंट किया होता ना, जो आज इनका हुआ है पाकिस्तान का, तो इंडिया को प्रेफर करता सऊदी अरब। लेकिन इंडिया की हिस्ट्री रही है कि इंडिया ने कभी भी कोई ऐसा कॉमन एग्रीमेंट नहीं किया। इंडिया का सबसे बड़ा दोस्त सोवियत था और अब रशिया है। इंडिया ने रशिया के साथ भी कभी इस किस्म का एग्रीमेंट नहीं किया। इंडिया ने कभी नहीं किया। अभी एक क्वाड बना था जो आपने देखा था, उसमें भी इसराइल था और जापान था। अमेरिका की पूरी कोशिश थी कि उसमें डिफेंस की भी क्लॉज डाल दी जाए एग्रीमेंट में, लेकिन इंडिया ने कहा कि नहीं, हम इसमें नहीं पढ़ते। इस तरह U2O2 पता नहीं क्या बना था, जिसमें UAE था, इसराइल था, अमेरिका था और इंडिया था। उसमें भी इंडिया ने डिफेंस क्लॉज नहीं डाली। तो अगर सऊदी अरब प्रिफर करता इंडिया को, अगर इंडिया एग्री करता इस एक किस्म के एग्रीमेंट का, और सऊदी अरब को पता है कि लॉन्ग रन में इंडिया के साथ सऊदी अरब के मफादात हैं, कभी भी सऊदी अरब का इंडिया से कोई पंगा नहीं करेगा। दूसरा ये कि सऊदी अरब पे ईरान इतने हमले कर रहा है, क्या सऊदी अरब ने एक बार भी जवाब दिया? सऊदी अरब एग्रेशन की पॉलिसी पे है ही नहीं। इसकी वजह यह कि उसकी अपनी कैपेसिटी नहीं है इतनी कि वो किसी से लड़े। तो ये तो आप भूल जाएं कि तुम्हारे ऊपर हमला, मेरे ऊपर हमला। इसराइल कॉमन एनिमी, सऊदी अरब ने कभी इसराइल को एनिमी नहीं तस्वुर किया, ना इसराइल ने कभी सऊदी अरब, इमारात वगैरह के ऊपर अटैक किया है। तो इसराइल भी कॉमन एनिमी नहीं है। तो कौन है भाई? इस पे एक पाकिस्तान के लिखारी ने लिखा है कि अमेरिका ईरान पे हमला करे, ईरान सऊदी अरब पे हमला करे, ईरान इमारात पे हमला करे, इराक पे हमला करे, कुवैत कतर पे हमला करे, यमन सऊदी अरब पे हमला करे, सऊदी अरब यमन पे हमला करे, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पे हमला करे। सारे हमले में मरता कौन है भाई? मुसलमान ही मर रहे हैं। तो ये इस एग्रीमेंट का क्या होगा? अगर पाकिस्तान, एक मिसाल है, अफ़गानिस्तान पे पिछले पूरे साल हमला करता रहे, अफ़गानिस्तान के तालिबान भी रिटेलिएट कर रही है, तो क्या सऊदी अरब आया, कोई तुर्की आया? इंडिया से जो भारत या पाकिस्तान की जो पिछली जंग हुई थी, उसमें तुर्की ने मदद की थी पाकिस्तान की, लेकिन बैकग्राउंड में रह के। ओपनली तो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट दी थी, लेकिन हथियार वगैरह बैकग्राउंड में देख के कर रहा था, जैसे चाइना कर रहा था। क्या इंडिया को फ़र्क पड़ा? इंडिया ने सबको लिटा दिया, चाइनीज़ और टर्किश हथियार सारे। क्या बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया पे कोई चीज़ गिरी, कोई मिसाइल आया? तो इंडिया इनकी औकात से बहुत ऊपर है। इंडिया को वैसे भी इस चीज़ की वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर खाना काबा के अंदर जा रहे हैं। मैं ये पूछता हूँ कि अगर अल्लाह कहीं है, तो क्या अल्लाह के घर के दरवाजे कातिलों के लिए ही खुलते हैं, जालिमों के लिए ही खुलते हैं? कभी कोई गरीब आदमी, कोई आम आदमी करीब भी नहीं जा सकता, उसकी औकात ही नहीं है। ये सरकारी हवाई जहाज़ में बैठ के जब भी सऊदी अरब जाएंगे पहले उम्रा करेंगे। जहाँ तक मैंने पूरा नोट किया है, ये अरबगान भी आया था सऊदी अरब। अरबगान तो मेरा ख्याल है कुछ घंटों के लिए आया, अटेंड किया, चला गया।
वो तो उम्रा नहीं किया, क्या वो मुसलमान नहीं है? वो इनसे ज़्यादा पक्का मुसलमान है। तो ये फ्री फंड में उम्रे करके, अगर अल्लाह का ये फरमान है कि मेरे घर की विज़िट करो, उम्रे करो, इबादतें करो, तो क्या अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अपने खर्चे पे करो, सरकारी खर्चे पे नहीं करो, आम गरीब आदमी के फंड्स पे नहीं करो? ये हर महीने दूसरे महीने जाके उम्रे करते हैं, इनके लिए खाना कबा के दरवाजे खुलते हैं। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है। एक चीज़ जो मैंने नोट की ना, जो मैं सोच भी नहीं सकता था कभी, वो ये है कि जब ये तीनों बैठे थे साइन करने के लिए, मोहम्मद बिन सलमान, अरबगान और शहबाज शरीफ, तो तीनों को जो फाइल ला के दी ना, वो लड़कियों ने दी और उनके चेहरे भी ढके हुए नहीं थे। मैंने अपना बचपन, अपनी जवानी के काफ़ी साल सऊदी अरब में गुजारे हैं। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि सऊदी अरब इतना लिबरल होगा। पाकिस्तान में ऐसे 50 किस्म के छोटे मोटे एग्रीमेंट होते हैं, तो फाइल लेके कोई सरकारी बाबू जाता है साइड सूट वूट पहन के। लेकिन सऊदी अरब ने जानबूझ के लड़कियों को आगे किया, ये दिखाने के लिए कि वी आर लिबरल। और ये सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान का स्टेटमेंट बहुत वायरल है कि हम अपनी, जो हम बहुत पहले जो था ना हमारे यहाँ मॉडरेट इस्लाम, हम उसकी तरफ वापस आ रहे हैं, जो सारे धर्म के लिए खुला हुआ है, जो पूरी दुनिया के लिए खुला हुआ है। हम अपने अगले 30 साल इस तरह ज़ाया नहीं करना चाहते कि हम एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट करें। हम एक्सट्रीमिज़म को आज बर्बाद कर रहे हैं। तो ये मैसेज था जो कि अरबगन और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जैसे एक्सट्रीमिस्ट डिज़ाइंस वाले माइंड्स के लिए। अब मसला ये है कि पूरा पाकिस्तान चीख रहा है कि भाई साहब, आप दुनिया के तो एग्रीमेंट करा रहे हो, अंदर भी तो आओ, मुल्क के अंदर आके हमारे यहाँ साथ भी करो। कश्मीरियों से आप बात नहीं कर रहे हो, आप बलोचों से बात नहीं कर रहे हो, आप पठानों से बात नहीं कर रहे हो, अब सिंधी भी खड़े हो गए। उसके ऊपर मैं अलग से आऊँगा, ये सब ड्रामा है सिंधियों का। सिंधियों जैसे भी मैं क्या बोलूँ, हालांकि मैं खुद सिंधी हूँ बाय डीएनए, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि सिंध की जो दो मेजर पॉपुलेशन है ना, सिंधी और मुहाजिर, दोनों ही साले बेलते रहते हैं साले। तो एनीवे, उस पर मैं अलग से, मेरा एक प्रोग्राम है। लेकिन करंटली सिचुएशन ये है कि इस एग्रीमेंट से कोई बड़ा तुक्का या तीर नहीं हो रहा। एग्रीमेंट के अगले दिन हूतियों ने सऊदी अरब में निजरान के ऊपर जो आरामको की फैक्ट्री है उस पर हमला किया, उसमें आग भी लगी। तो क्या हुआ? तुर्की आया क्या? सऊदी अरब, वो पाकिस्तान आया क्या? तो ये सब ड्रामेबाजियां हैं अज़ीज़ दोस्तों। इस रीजन में ये इस किस्म के 50 एग्रीमेंट कर लें, जैसे ईरान ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया कि ऐसे कागजी एग्रीमेंट से किसी का कुछ नहीं होना। और सऊदी अरब को जो सिक्योरिटी के ख़तरात हैं, वो सऊदी अरब को अपनी पॉलिसीज़ से चेंज करने से ही फ़ायदा होगा। एक और चीज़ इधर नोट की गई है कि लोग इसका ये इम्प्रेशन दे रहे हैं कि अब देखिए, अल्लाह ने पाकिस्तान को हरमैन अल शरीफैन की हिफाजत का ठेका दिया है। अबे किसी ने नहीं दिया ठेका वेका, ठीक है। दूसरा ये कह रहे हैं कि अब कुछ अरसे में सऊदी अरब अमेरिका को कहेगा चले जाओ इधर से, अब मैं सारा कुछ पाकिस्तान के हवाले कर रहा हूँ। सऊदी अरब को अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान किस किस्म का कंट्री है। पाकिस्तान के हवाले सऊदी अरब कुछ भी नहीं करने वाला, ना अमेरिका इस इलाके से जाएगा। बड़ी प्लानिंग और बड़ी मेहनत और कई सालों की साजिशों के नतीजे में अमेरिका ने यहाँ पे कदम जमाए हैं। अमेरिका यहाँ से नहीं जा रहा। दूसरा, सऊदी अरब, पाकिस्तान या तुर्की ऐसा कौन सा क्वालिटी का हथियार या जेट फाइटर या टैंक्स या सबमरीन्स या इस टाइप की कोई चीज़ें बनाता है? सब तो अमेरिका से ख़रीदता है सऊदी अरब। तो अमेरिका इस इलाके से जाएगा और पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा? कभी भी नहीं। पाकिस्तान एक भाड़े की फ़ौज है जिसको मरने के लिए यहाँ पे रखा गया है कि कल को कोई मसला हो तो मरने के लिए। सऊदी अरब को सिर्फ ईरान से ख़तरा है। ये पहले दिन से सबको पता है कि सऊदी अरब को ना इज़राइल से ख़तरा है ना किसी और कंट्री से। सऊदी अरब को ख़तरा है तो सिर्फ़ और सिर्फ ईरान से, कि शिया ईरान और सुन्नी सऊदी अरब, ये हिस्टोरिकल जंग रही है, 1000 साल से ऊपर का ये इनका क्लैश है। तो ईरान के ख़िलाफ़ बचत के लिए तुर्की और पाकिस्तान को लाया गया है, जिनकी दोनों की बॉर्डर ईरान से मिलती है, तुर्की की भी पाकिस्तान की भी। तो इसलिए सऊदी अरब ने इनको लाया है कि इन केस ऑफ सच सिचुएशन, आई डाउट कि ईरान सऊदी अरब पे कभी हमला करेगा।
इसलिए नहीं कि तुर्की और पाकिस्तान से डर के। ईरान जब अमेरिका और इजराइल जैसी पावर से नहीं डर रहा तो पाकिस्तान और तुर्की की औकात ही कुछ नहीं। ठीक है, दोनों कंगले मुल्क हैं। तुर्की की भी इकोनॉमी को इतनी बड़ी नहीं है, ना ही इतनी इम्प्रूव कर रही है। पाकिस्तान की तो इकोनॉमी है ही नहीं। दूसरा ये है कि तुर्की और पाकिस्तान दो डिक्टेटोरियल कंट्रीज हैं। दो ऐसे डिक्टेटर्स वहाँ पे रूल कर रहे हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान की आर्मी है जो कि 80 साल से कर रही है, दूसरी तरफ अरबगान है। अरबगान पिछले 27-28 साल से रूल कर रहा है, और इस दौरान जितने भी इलेक्शन इसने हारे हैं ना, उस इलेक्शन को कैंसिल कर दिया गया। जैसे कि इसने अंकारा, इस्तांबुल और इज़मिर के मेयर के इलेक्शन हारे थे, उसने वो इलेक्शन कैंसिल कर दी। बाकी जो इलेक्शन होते हैं वो धांधली से जीत जाते हैं, जैसे पाकिस्तान में होता है। तो ये डिक्टेटोरियल रेजिम्स हैं, इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी किस्म की डेमोक्रेसी से, किसी किस्म की ह्यूमैनिटी से। सऊदी अरब में डेमोक्रेसी ना होने के बावजूद वहाँ की पब्लिक तो कम अज़ कम खुश है। एक सऊदी आपको गरीब नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं कि सऊदी अरब रिच है, पाकिस्तान भी रिच था। पाकिस्तान कितना रिच था कि कर्जे भी देता था, दुनिया से लोग पढ़ने भी आते थे, इंडस्ट्रियल जोन थे, सब कुछ था। आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? उस वक्त रिच था कंट्री, तो भी आम आदमी को तो इतनी कोई लाइफ स्टैंडर्ड हाई नहीं हो गया था। सऊदियों ने अपनी पब्लिक पे इन्वेस्टमेंट की है। अपनी जितनी सऊदी अरब की इनकम होती है उसमें पब्लिक को पूरा शेयर मिलता है। पब्लिक की लाइफ स्टैंडर्ड बहुत आगे कर दिए। तो ऐसे डिक्टेटोरियल कंट्रीज़ बहुत अच्छे होते हैं जो अपनी पब्लिक का सोचते हैं। इमारात को देख लें आप। तो यह है कि बड़ा फ़र्क है। मैं इस एग्रीमेंट के हवाले से बिल्कुल कोई मुतासिर नहीं हुआ, कि मुझे कोई इम्प्रेस नहीं कर सका कि हाँ जी अरे ये क्या हो गया, ये वो कुछ नहीं है। सब बकवास है, सब ड्रामा है। अज़ीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप सबकी प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है। काइंडली कीप प्रेइंग फॉर मी कि मैं जल्दी ठीक होकर वापस आ जाऊँ। थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।